नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत ने 1962 के युद्ध से लिया सबक, सेना किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई खास चर्चा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यकाल का आखिरी दिन आज। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान पर दिया जोर, अपने कार्यकाल पर जताया संतोष। गुजरात में संगठन मजबूत करने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में अमित शाह का 150 सीटें जीतने का लक्ष्य। कांग्रेस ने बाकी को पार्टी से निकाला। प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया मंथन थीम के तहत जिलाधिकारियों को मंत्र, जमीनी हकीकत जानने के लिए क्षेत्र का करें दौरा। 2022 में जिले की स्थिति को ध्यान में रखकर हो विकास। और उत्तर कोरिया ने खारिज की अमेरिका की धमकी। अगले कुछ दिनों में गुआम द्वीप पर मिसाइल हमले की तैयारी की कही बात। राष्ट्रपति ट्रंप ने विध्वंसक हमले की दी थी चेतावनी। राज्यसभा ने कल भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर एक संकल्प पारित किया। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता है। 2 घंटे से भी ज्यादा चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया। चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत ने 1962 के युद्ध से सबक हासिल किया है और हमारी सेना किसी भी खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। राज्यसभा में बुधवार को नेता सदन अरुण जेटली ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और संप्रभुता को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि फौज इस खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने संसदीय परंपरा को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें बहुत बड़ी क्षमता है कि किस प्रकार से देश के अंदर अलग अलग विचार रखने वाले लोग, उनको देश की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम लोग शामिल कर लें। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें मन और विचार से स्वच्छ होने की जरूरत है। आज ब्रिटेन नहीं है, आज बाहर दुश्मन नहीं है, आज हमारे खतरा अपने आप से है, अपने सोच से है, अपने दिल से है, अपने दिमाग से है। वो सोच को खत्म करना है जो इंसानियत का दुश्मन बना है। कई दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। इन सभी ने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया। अपनी कुर्बानी के रूप में, अपने संघर्ष के रूप में एक ऐसी विरासत दे गए आने वाली पीढ़ी को कि अगर उस पर चलेंगे, हम उसको याद रखेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। We dedicate ourselves to rebuild this great secular, democratic, sovereign, socialist country that is India. सबसे ज्यादा जिंदा लोगों की इबादत की कोई किताब है तो वो संविधान है। इस संविधान को बचा के रखना, इस साजिब राष्ट्र को बचा कर रखना, 42 के आंदोलन का यही एक मकसद था, यही एक राह थी। वो सबके मेल का, सबके साझा का बड़ा आंदोलन था। ये यादगार है और ये यादगार बने रहेगी तब तक जब तक हिंदुस्तान की तिरंगा फहरेगा लाल किले पर, तब तक ये यादगार बने रहेगी। आप भविष्य के उजाले में जाएंगे या भूत के अंधेरे में जाएंगे? भूत की तरफ जा रहे हैं। आप भूत के अंधेरे में जाने की जो सर विचारधारा, उसको हमें बहिष्कार करने की जरूरत है। बिना बहिष्कार किए हम भविष्य के उजाले में नहीं जा सकते। हमें अगर चाहिए, किसी से मुक्ति चाहिए तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमको चाहिए, सांप्रदायिक मुक्त भारत हमें चाहिए, भेदभाव मुक्त भारत हमें चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा बता सकती है। हम बाबा साहब की विचारधारा आगे ले जा सकते हैं। हमें भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मुलाजमत की व्यवस्था करें। हमें चाहिए कि गरीब और अमीर के फासलों को कम करें। हमें चाहिए कि हम अत्याचार मिटाएं।
हमें चाहिए कि हम हेट्रेड को मिटाएं। If our women, if our people, if our Dalits, if the underprivileged and the backward communities and the minorities are not freed from fear of the future, then there is nothing to feel proud about. इस देश में ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिसने बम बनाए, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट पर बम फेंके हैं, जिसने बंदूकें उठाई है, हम उनको भी याद करना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिशों के मन में दहशत फैल गई थी। Collectively today, we should not indulge in any blame game, but reflect how do we achieve their principles, their objectives, and what that they fought for. In the name of nationalism, take your seat. You cannot falsify. Okay. You Please. cannot rewrite history. Okay. And India should move forward. बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बोल रहा है जातिवाद और धर्मवाद को गाड़ो, और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी भारत छोड़ो। चर्चा के बाद सदन ने एक संकल्प पारित किया। इसमें आत्मनिर्भर, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई गई। सदन में आजादी के आंदोलन में जान न्यौछावर करने वालों को भी याद किया गया। This day solemnly takes a pledge to uphold and safeguard the values and ideals of the freedom movement and rededicate ourselves to build an India that is strong, self-reliant, inclusive, secular and democratic. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर शहीदों के सम्मान में मौन भी रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2017 से 2022 के 5 साल की अवधि में देश को उसी भावना और संकल्प के साथ काम करना है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखने को मिला था। कल भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें तमाम दलों के सदस्यों ने आजादी के सिपाहियों को याद किया और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में बुधवार को विशेष चर्चा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। सदन में भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए तमाम दलों के सदस्यों ने आजादी के इस आंदोलन की भूमिका और उसके महत्व पर चर्चा की। हम विदेशी शासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1942 के आंदोलन से प्रेरणा लेकर आजादी के नायकों के सपनों के भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और भ्रष्टाचार देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे भी लालन पालन विचारधारा अलग अलग रही होगी, लेकिन ये समय की मांग है, ये समय की मांग है कि हम कुछ बिंदुओं से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प का अवसर लेकर के चले, चाहे गरीबी हो, भूखमरी हो, अशिक्षा हो, अंधश्रद्धा हो। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, छोड़ो आंदोलन की तरह देश की एकता के लिए भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। अब हमें भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी हिस्सों में चलाया जाए, ताकि हम एक सबल और संगठित भारत का निर्माण कर सके। चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जताई कि देश में धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। कांग्रेस के साथ ही टीएमसी ने भी देश में बढ़ती सांप्रदायिक सोच पर चिंता जताई। ऐसा लगता है कि सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। If he truly wants all evils to quit India by 2022, including communalism in the pejorative sense of the word, we hope that he will unambiguously condemn and take stronger action against those who are spreading the poison of hatred. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार
और किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताई। सीपीएम ने किसानों की आत्महत्याओं की घटना की निंदा की। एआईएडीएमके ने जातीय और भाषाई भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। Let us go to the place to see that all our languages of this country called national language, not regional languages. 70 years after independence, what are going on? Is there any safety for the woman? Is there any safety for... No, madam, I don't want to say beyond one word. How the farmers are committing suicide. The slogan of the Digital India, I fully agree, but agriculture is the backbone of our country. But the backbone is now, madam, broken. चर्चा के बाद सदन के तमाम सदस्यों ने 2022 तक राष्ट्र के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और भारत के निर्माण के संकल्प पर सहमति जताई। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर कल राष्ट्रपति भवन में भी खास कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साफ किया है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन नए उत्तरदायित्व में उन्हें राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए। कल हैदराबाद में वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते उनकी कोशिश रहेगी कि सदन में रचनात्मक चर्चाएं होती रहें और विपक्ष समेत सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन के कार्यकाल में जिस तरह से काम हुआ वो उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। निर्धनता, अशिक्षा, आर्थिक असमानता और भेदभाव के मसले पर बोलते हुए एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश का एजेंडा विकास होना चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। वो इस पद पर 10 साल तक रहने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इस मौके पर उन्होंने राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू में मौजूदा राजनीतिक हालात से लेकर अपने कार्यकाल पर चर्चा की। मोहम्मद हामिद अंसारी ने राज्यसभा टीवी को दिए खास इंटरव्यू में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या राजनीतिक है और इसका समाधान भी राजनीतिक होना चाहिए। The problem has always been primarily a political problem, and it has to be addressed politically. Well, when young boys and girls come out onto the street and throw stones, day after day, week after week, month after month, it is something to worry about because they are our children, they are our citizens. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा सबको साथ लेकर चलने की है। The Muslim community is apprehensive, it's feeling insecure. Is that a correct assessment of how Indian Muslims feel, or is it an exaggerated one? It is a correct assessment. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease. A sense of insecurity is creeping in. उपराष्ट्रपति ने 3 तलाक के मुद्दे पर समाज के भीतर से ही सुधार पर जोर दिया। Firstly, it is a social aberration. It is not a religious requirement. The religious requirement is crystal clear, emphatic. There are no two views about it. But patriarchy, social customs has all crept into it to create a situation which is highly undesirable. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 10 साल तक इस पद पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर संतोष जताया। निधि चतुर्वेदी, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से हुई ये खास बातचीत आप आज रात 8 बजे राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर के जिलाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से जुड़े और उन्हें अपने जिले में विकास करने के लिए प्रेरित किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को फाइलों से आगे बढ़कर और जमीनी हकीकत समझने के लिए अपने अपने क्षेत्र में उतरना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक न्यू इंडिया मंथन थीम के तहत संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कलेक्टर जितना ज़्यादा क्षेत्रों का दौरा करेंगे उतना ज़्यादा फाइलों पर सक्रिय रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली जन कल्याण योजनाएं कई बार नाकाम हो जाती हैं
क्योंकि लोगों को योजना के बारे में पता ही नहीं चल पाता। जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कलेक्टरों से अपने जिलों में कारोबारियों को जागरूक करने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को 2022 में उनके जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए कहा है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। कांग्रेस ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक इन को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इनमें वो 2 विधायक भी शामिल हैं जिनका वोट रद्द कर दिया गया है। गुजरात में इस साल के आखिर तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अहमद पटेल की जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोड मैप जारी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने इसके लिए तैयार रहने को कहा। डिसेम्बर महीना में गुजरात प्रदेश भाजपा मुगट पर लगावવાનું છે। એના માટે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપનો એક કાર્યકર્તા તૈયાર થઈ જાય। જે પ્રકારે નરેન્દ્રભાઈ દેશને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે, જે પ્રકારે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દેશનું સન્માન દુનિયામાં વધ્યું છે, ગુજરાતની જનતા માટે વિશેષ ગૌરવની વાત છે, કારણ કે નરેન્દ્રભાઈ આપણા નરેન્દ્રભાઈ છે। इधर कड़े मुकाबले में राज्यसभा सीट बरकरार रखने वाले कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा है कि उनकी जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। एक नया जुस्सा आया है वर्कर्स में और हमारा पहला टारगेट जो होगा गुजरात का जो विधानसभा का असेंबली का चुनाव होगा। ऐसे रणनीति तो बनी हुई है ही, लेकिन इससे एक और ताकत आई है, मजबूती आई है और इससे मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बहुत ही फायदा होगा। ये जीत पूरे कांग्रेस की जीत है और इससे जो ताकत आप देख सकें, जो जोश दे सकते हैं, उससे कांग्रेस को एक नया बल मिलेगा। गुजरात में पिछले 2 दशकों से बीजेपी सत्तारूढ़ है। राज्य में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से नाराज चल रहे शरद यादव आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। पार्टी ने उनकी यात्रा को व्यक्तिगत बताया है। वहीं गुजरात में पार्टी विधायक को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में वोट देने के लिए महासचिव पद से हटा दिया गया है। बिहार में महागठबंधन से अलग होकर और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने पार्टी से अलग रुख अख्तियार किया हुआ है। शरद यादव आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई जिलों में जाकर लोगों से मिलेंगे और सीधे संवाद करेंगे। इससे पहले बुधवार को शरद यादव ने अहमद पटेल के साथ फोटो को ट्विटर पर शेयर किया और उन्हें राज्यसभा चुनाव जीतने पर बधाई भी दी। दूसरी तरफ पार्टी ने शरद यादव की इस यात्रा से दूरी बना ली है। जेडीयू का कहना है कि शरद यादव की यात्रा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी निजी यात्रा है। इसके अलावा जेडीयू ने पार्टी नेता अरुण श्रीवास्तव को महासचिव पद से मुक्त भी कर दिया है। उन्होंने गुजरात में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनाव एजेंट की नियुक्ति के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखी थी। पार्टी का कहना है कि अरुण श्रीवास्तव ने ये चिट्ठी अनाधिकृत तौर पर लिखी थी। गुजरात विधानसभा में जेडीयू के एकमात्र विधायक छोटू वासवा ने अहमद पटेल के पक्ष में मतदान किया था। दरअसल नीतीश कुमार के आरजेडी और कांग्रेस से नाता तोड़ने के फैसले को लेकर राज्यसभा सांसद शरद यादव नाराज चल रहे हैं।
पार्टी के 2 अन्य सांसद अली अनवर और MP वीरेंद्र कुमार भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष की आज कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस ने विकास बराला को समन भेजकर कल पुलिस स्टेशन बुलाया था, जहां उसे पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की कोशिश की धाराएं जोड़ दी हैं। JNU से गुमशुदा छात्र नजीब अहमद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बुधवार को नजीब के परिजनों और JNU के छात्रों ने CBI दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते CBI मुख्यालय का रास्ता घंटों बंद रहा। प्रदर्शन के दौरान CBI पर जांच के काम में ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया गया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को पुरानी स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने पर कड़ी फटकार लगाई थी। मामले की जांच पहले दिल्ली पुलिस के जिम्मे थी, लेकिन परिजनों की मांग पर छानबीन के लिए CBI को लगाया गया था। CBI ने नजीब का पता बताने वाले को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। JNU छात्र नजीब पिछले साल 15 अक्टूबर को लापता हुआ था। इससे एक रात पहले नजीब का कुछ छात्रों के साथ विवाद हुआ था। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में और आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे पुलवामा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। The operation continued for some time, and the ensuing gun battle, all the 3 militants. I think these guys, these militants who got killed today, were members of Zakir Musa group. पाकिस्तान की ओर से बार बार किए जा रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन का मामला उठाते हुए भारत ने कल पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को समन किया। सीमा पार से गोलीबारी में एक भारतीय सैनिक की मौत पर भारत ने डिमार्श भी जारी किया और इसे निंदनीय करार दिया। विदेश मंत्रालय ने काउंसलर तारिक करीम को इस मामले में समन किया और कूटनीतिक निंदा पत्र थमाया। साथ ही 2003 में सीजफायर को लेकर हुए करार का पालन करने के लिए कहा। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। सीमा पार से हुई गोलीबारी में बलनोई इलाके में सीमा पर तैनात सिपाही पवन हलमत शहीद हो गए थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में मोर्टार और रॉकेट भी दागे गए। ये कार्रवाई बिना उकसावे के दोपहर 2:30 बजे के करीब की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। शोध कार्यों की फंडिंग में कटौती को लेकर बुधवार को वैज्ञानिक जगत के लोगों ने दिल्ली में मार्च निकाला। कई छात्रों और शोधकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में मार्च फॉर साइंस में हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरकार की अनदेखी की वजह से संस्थान और उसमें चल रहे शोध कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल वैज्ञानिकों ने आरोप लगाया कि देश के प्रमुख संस्थानों की फंडिंग में कटौती कर दी गई है, जिसका सीधा असर इन संस्थानों के शोध से जुड़े कामकाज पर पड़ रहा है। मार्च के जरिए वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए GDP में 3% और शिक्षा के लिए 10% की हिस्सेदारी की मांग की गई है। देश के अंदर हम पैसे बढ़ाने के लिए, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं उतर रहे, बल्कि इस बात के लिए उतर रहे हैं कि साइंस को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, समाज में भ्रांतियों को बंद किया जाना चाहिए और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अरब देशों के प्रतिबंध का सामना कर रहे कतर ने 2022 में फुटबॉल विश्व कप आयोजित करने के लिए भारत समेत 80 देशों के नागरिकों को बिना वीजा के प्रवेश की मंजूरी देने का ऐलान किया है। लिस्ट में भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। कतर की नई नीति के मुताबिक यात्रियों को राष्ट्रीयता के आधार पर छूट पत्र दिया जाएगा। यूरोप के नागरिक 180 दिन की अवधि में एक बार या कई बार 90 दिन के लिए बिना वीजा के कतर की यात्रा कर सकते हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत 44 देशों के नागरिक 30 दिन के लिए बिना वीजा के कतर में प्रवेश कर सकते हैं। इस अवधि को और 30 दिन बढ़ाने के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया है। उत्तर कोरिया ने फिर अमेरिकी पैसिफिक क्षेत्र के द्वीप गुआम में मिसाइल हमले की धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने यह धमकी तब दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर विध्वंस की चेतावनी दी।
उत्तर कोरिया के मिसाइल कमांड के प्रमुख जनरल किम राग गोम ने कहा है कि उत्तर कोरिया गुआम के आसपास के इलाकों पर हमला करने की योजना पर विचार कर रहा है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार समिति कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक वो मध्यम दूरी की मिसाइल से अगस्त के मध्य तक हमले की योजना को अंतिम रूप देगा। बयान के मुताबिक उत्तर कोरिया की परमाणु सेना के प्रमुख कमांडर किम जोंग के फैसले के बाद योजना पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को धमकी देते हुए कहा था कि वो अमेरिका को चेतावनी देना बंद करे, नहीं तो उसे ऐसे हमले का सामना करना पड़ेगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. पेंटागन ने भी बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ लड़ाई में उत्तर कोरिया टिक नहीं पाएगा। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने कहा था कि वो अमेरिकी पैसिफिक क्षेत्र के द्वीप गुआम में मिसाइल हमले पर विचार कर रहे हैं। इसमें उत्तर कोरिया में ही बनी मिसाइल होंगसो 12 का इस्तेमाल किया जा सकता है। 조선인민군 전략군은 때없이 남조선 상공의 나라들로 우리를 자극하고 위협 공갈하고 있는 미제의 핵 전략 폭격기들이 틀고 앉아 있는 엔도슨 공군 기지를 포함한 괌도의 주요 군사 기지들을 지압 견지। अमेरिका से गुआम की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर, जबकि उत्तर कोरिया से उसकी दूरी 3,430 किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की आज जयंती है। एक मजदूर नेता से देश के चौथे राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर काफी रोचक रहा। इससे पहले वो कुछ दिनों के लिए उपराष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके थे। वीवी गिरी ने बतौर सभापति राज्यसभा में कई मामलों में नई शुरुआत की। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो सरकार को सुझाव दिया कि जिन दिनों सदन की कार्यवाही चल रही हो उस दौरान कोई भी मंत्री नई नीतियों का ऐलान न। वीवी गिरी का ये सुझाव आगे चलकर परंपरा बन गया। राष्ट्र की सेवा में अहम योगदान के लिए वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। उनका निधन 24 जून 1980 को हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत ने 1962 के युद्ध से लिया सबक। सेना किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई खास चर्चा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यकाल का आखिरी दिन आज। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान पर दिया जोर। अपने कार्यकाल पर जताया संतोष। गुजरात में संगठन मजबूत करने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में अमित शाह का 150 सीटें जीतने का लक्ष्य। कांग्रेस ने बागी विधायकों को पार्टी से निकाला। प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया मंथन थीम के तहत जिलाधिकारियों को मंत्र। जमीनी हकीकत जानने के लिए क्षेत्र का करें दौरा। 2022 में जिले की स्थिति को ध्यान में रखकर हो विकास। उत्तर कोरिया ने खारिज की अमेरिका की धमकी। अगले कुछ दिनों में गुआम द्वीप पर मिसाइल हमले की तैयारी की कही बात। राष्ट्रपति ट्रंप ने विध्वंसक हमले की दी थी चेतावनी। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।